नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वह है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में परिवर्तन। अब ये मसला क्या है, इस पर हम बात करेंगे। आप जानते हैं कि चुनाव आयुक्त की जब भी बात की जाएगी तो सीधे सीधे यहाँ से भारत का लोकतांत्रिक प्रणाली जुड़ता है, क्योंकि जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए सत्ता जब भी परिवर्तन होगा या चुनाव की पूरी प्रक्रिया है उसको संपन्न कराने के लिए चुनाव आयुक्तों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि इनके निर्वाचन में निष्पक्षता बनी रहे, इनके निर्वाचन में पारदर्शिता बनी रही। ठीक है, इसी सब चीजों पर बात करेंगे और हम देखेंगे कि अभी इस प्रक्रिया में, किस प्रक्रिया में, नियुक्ति की प्रक्रिया में परिवर्तन लाने की क्या बात की जा रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी मानसून सत्र चल रहा है संसद का और उसमें बहुत तरह के बिल पेश किए जा रहे हैं। तो एक बिल यह भी आया है इससे संबंधित, इसी पर हम डिटेल से बात करेंगे। अब एक बात आपको और बता दूं, जैसा कि मैं अपने सभी लेक्चर में करता हूं, आप सभी के लिए जो कि आप लोगों का डिमांड भी है रहता है कि प्रीलिम्स का एक प्रश्न का प्रैक्टिस कर लिया जाए। ठीक है, जैसे टॉपिक पढ़े और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। तो आज भी एक प्रश्न है, प्रश्न जो है इसी लेक्चर से संबंधित है। हमने ऐसा किया कि यदि आप पूरे लेक्चर को सही से देखते हैं तो आप प्रश्न का समाधान भी ढूंढ ले जाएंगे। कल मैंने पूछा था आप लोगों से कि प्रश्न का लेवल कैसा रखना है। मैंने देखा कि आप में से कई लोगों ने जवाब दिया है कि सर जो है इसका लेवल जो है थोड़ा कठिन ही रखिए, इसे हम कम नहीं करके लेके चलते हैं, क्योंकि अपने आप को कंफर्ट लेवल में हम नहीं डालना चाहते। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने यह प्रक्रिया दिया है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने प्रश्न का लेवल भी वही रखा है जो यूपीएससी रख सकती है। ठीक है, यूपीएससी क्या रखेगी कहना तो बड़ा कठिन है, लेकिन हमारी कोशिश उस तरह की रही है। तो यदि आप इस प्रश्न का प्रैक्टिस करेंगे तो आपका यह टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। चलिए अब बिना समय गवाए हुए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, और सूचना क्या है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संस्कृति आईएएस एक बड़ा ऑफर लेकर के आई है, और ऑफर है 50% छूट का फीस में। किन किन कोर्सेज पर है, तो जो लाइव कोर्स होगा, ऑनलाइन कोर्स होगा, पेन ड्राइव कोर्स होगा और डीएलपी यानी कि डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम का जो कोर्स होगा, इन सभी पर 50% तक की छूट दी गई है। इसकी जो तारीख है, समय सीमा, उसे समझ लीजिए 13 से लेकर के 18 अगस्त तक का यह समय दिया गया है। आप इसकी छूट ले सकते हैं यदि आप इन कोर्सेज को लेना चाहते हैं तो। उसके बाद भुगतान के लिए ईएमआई की सुविधा भी दी गई है ताकि आपको और भी सहूलियत हो सके। क्या क्या कोर्स हो सकता है, देखिए यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स है, यूपीपीसीएस का भी जानते हैं आप कोर्स शुरू हो चुका है तो उसका भी फाउंडेशन कोर्स, बीपीएससी का भी फाउंडेशन कोर्स जो है संस्कृति आईएएस इसकी शुरुआत कर चुकी है। तो जो लोग भी बीपीएससी की पढ़ाई करना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। और यूपीएससी में होता क्या ना कि सबसे कठिन दरवाजा अब हो गया है प्रीलिम्स का, क्योंकि यूपीएससी ने प्रीलिम्स के दरवाजे को सिलेक्शन का नहीं, रिजेक्शन का प्रोसेस बना दिया है। इसीलिए प्रीलिम्स में आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके तो आप सबों के डिमांड पर ही यूपीएससी का प्रीलिम्स कोर्स संस्कृति आईएएस चला रही है। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसे भी आप ले सकते हैं। एनसीईआरटी कोर्स आधार को मजबूत करने के लिए इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, और आप जानते हैं कि यूपीएससी जो है लगातार एनसीईआरटी की तरफ लौट रही है, इसलिए एनसीईआरटी कोर्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। और वैकल्पिक विषय का तो महत्व रहता ही है, तो दो वैकल्पिक विषय हैं, इतिहास और भूगोल। ठीक है, तो इन सभी कोर्सेज को आप ले सकते हैं। समय सीमा 13 से 18 है और 50% तक की छूट है। आप संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पे जाइए, वहां पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप कॉल करके इस संबंध में विशेष जानकारी ले सकते हैं और इसका सुविधा का लाभ भी उठा सकते हैं। चलिए अब हम लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक क्या है हमारा, बहुत ध्यान से आज देखेंगे, क्योंकि देखिए संवैधानिक मसला है, बिल आ चुका है यहाँ। ठीक है, तो इस पर हम बहुत डिटेल से बात करेंगे। देखिए बिल प्रपोजेस एलओपी एंड मिनिस्टर। ठीक है, एक एक शब्द को हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद नॉट सीजेआई इन कमिटी टू सिलेक्ट पोल पैनल चीफ्स। दो तीन बातें कही गई है, यहीं पर हम क्लियर कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां पर जैसे बात की गई है एलओपी, एलओपी का मतलब क्या होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन, यहाँ यानी कि विपक्षी दल के जो नेता होंगे, सदन में विपक्ष का नेता जो होगा उसकी बात की जा रही है। यहां पर जब हम सदन में विपक्ष की नेता की बात करेंगे तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि लोकसभा से संबंधित ये बातें हैं। ठीक है, यहां पर मिनिस्टर
को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, इसमें लाया गया है। और CJI कहा गया है नहीं है, इसका मतलब कहीं न कहीं पहले ये रहे होंगे। तो इसकी बात भी हम देख लेंगे कि क्या है। और फिर यहाँ पर पोल पैनल के चीफ का जो सिलेक्शन होगा, उन सब चीजों को लेकर के बातें की गई है। चलिए, यहाँ पर कुछ बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे डिटेल से इसको चर्चा में लाते हैं। अभी जो भारत के कानून मंत्री हैं, आप जानते हैं कि अर्जुन राम मेघवाल हैं। इन्होंने राज्यसभा में बिल लेकर के एक आया है। बिल जो है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति होनी है, उससे संबंधित प्रक्रिया को लेकर के एक बिल लाया गया है। अब यहां पर देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का चयन एक समिति के द्वारा किया जाएगा। एक कमेटी बनेगी और यही कमेटी तय करेगी कि अब भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा, और मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जिन पर चुनाव को संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी जाती है, वे कौन होंगे, एक समिति के द्वारा तय किया जाएगा। अब समिति की जब हम बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके मन में यह प्रश्न आना चाहिए कि उस कमेटी में कौन कौन से पद के लोग होंगे। देखिए, एक कहा गया है इसमें, इस बिल में, कि एक तो प्रधानमंत्री होंगे, देश के जो भी प्रधानमंत्री होंगे, जैसे अभी नरेंद्र मोदी हैं तो नरेंद्र मोदी होंगे, बाकी जब भी प्रधानमंत्री बदलेंगे तो वो होंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री जो है एक कैबिनेट मिनिस्टर को नामित करेंगे। तो एक कैबिनेट मंत्री होगा जिसे भी प्रधानमंत्री नामित कर दे, कैबिनेट स्तर का मंत्री होगा। और एक और सदस्य होंगे जो लोकसभा में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि लोकसभा की बात हम करेंगे, तो लोकसभा में विपक्ष का भी जो भी नेता होगा, ठीक है, यदि विपक्ष का कोई नेता नहीं है तो जो भी बड़े दल का नेता है वह होगा। इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि 3 लोग इसमें रहने वाले हैं। 3 लोग में एक प्रधानमंत्री, ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ये जो बिल है अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं कहूं यहां पर अगर इसका परसेंटेज में, तो 80% यह चांसेस है कि यूपीएससी जो है नेक्स्ट ईयर में प्रीलिम्स के स्तर पर, मेंस के स्तर पर कहीं ना कहीं इस टॉपिक को टच कर ले। इसलिए बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए। 3 लोगों में कमिटी में, एक प्रधानमंत्री, दूसरे एक कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर को नामित कौन कर देगा, प्रधानमंत्री, और तीसरा कौन होंगे, तो जो अपोजिशन के लीडर होंगे, विपक्ष के जो नेता होंगे, कहां पे, लोकसभा में। ध्यान रखना है, राज्यसभा नहीं है, लोकसभा है, इसलिए बार बार कह रहा हूं, बिल लाया गया है राज्यसभा में, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। राज्यसभा में पास होगा तो लोकसभा में फिर चला जाएगा बिल, यही प्रक्रिया होती है, आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में। तो यहां पर विपक्ष के जो नेता होंगे, यदि विपक्ष के नेता नहीं हुए तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो कि सबसे बड़े दल के नेता होते हैं, ठीक है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए देश में अभी तक कोई कानून नहीं है। यह बहुत मजेदार बात है। आप इसकी केस स्टडी पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया था, ये मामला, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जब कुछ बातें कही थी, उस समय बहुत डिस्कशन में आया था कि आजादी से बाद अभी तक देश में जो चुनाव आयुक्त होते हैं, इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनकी नियुक्ति के लिए कोई कानून था ही नहीं, मतलब अभी तक भी नहीं है, ठीक है। तो इसी बात को अब इस बिल के माध्यम से लाया जा रहा है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या रहा, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि अभी तक जो है कोई कानून इस संदर्भ में नहीं था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर हस्तक्षेप किया और सुप्रीम कोर्ट इसी साल 2023 में, यानी कि 2 मार्च 2023 को इस मामले पर सुनवाई करता है और 5 न्यायाधीशों की एक बेंच बैठती है, जो कि एक संवैधानिक बेंच है, संवैधानिक पीठ है। इसका मतलब है संविधान से जुड़े हुए मसलों को वह पीठ देख रही है, जो कि 5 न्यायाधीशों का होता है। उसके बाद यह एक निर्णय देती है और निर्णय में कहती है कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो भारत के होंगे और अन्य चुनाव आयुक्त जो होंगे, उसके चयन की प्रक्रिया का हम निर्धारण कर देते हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रही है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट पा रही है कि यहां पर कोई कानून अभी तक नहीं है, तो यह कह रही है कि जब तक, यहां समझ लीजिए इस चीज को, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जब तक आप कानून नहीं बना लेते हैं, सरकार को कह रही है, तब तक हम एक प्रक्रिया का निर्धारण आपको कर देते हैं और जो प्रक्रिया मैंने आपको निर्धारित करके दिया है, तब तक आप इसी प्रक्रिया के तहत जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और अन्य चुनाव आयुक्त हैं, उनकी नियुक्ति कीजिएगा। ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है सरकार से, ठीक है। अब देखते हैं, और कब तक कह रही है कि जब तक आप कानून इस संदर्भ में नहीं बना लेते हैं। तो सरकार इसी चीज को करने के लिए अभी बिल लेकर के आई है। मामला स्पष्ट हो गया, आगे बढ़ते हैं। जब तक केंद्र सरकार इसे लेकर कोई कानून नहीं बना लेती है, तब तक ये बात
कही गई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्धारण किया था, हमारे लिए यह देखना भी जरूरी हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो समिति बनाया था उस समिति में कौन कौन लोग हैं। फिर हम क्या करेंगे, तुलना कर पाएंगे, और तुलना कर पाएंगे तो इस बिल की आलोचना क्या की जा रही है, इस बिल पर बातें क्या की जा रही है, क्यों इस बिल को कहा जा रहा है कि यह बिल जो है स्पष्ट नहीं है, इसमें पारदर्शिता नहीं है, तब हम तुलना करके यह भी जान सकते हैं। तो इस समिति में देखिए, सुप्रीम कोर्ट वाली समिति कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट वाली समिति में कहा था कि भैया इसमें क्या है कि एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहेगा, अच्छी बात है, प्रधानमंत्री है। दूसरा कहा था कि लोकसभा में विपक्ष के जो नेता रहेंगे वह भी होगा। अब ध्यान देना है, 3 लोगों की कमिटी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, और 3 लोगों की कमिटी अभी जो बिल राज्यसभा में कानून मंत्री लेके आ रहे हैं उसमें भी है। और 3 लोगों में से देखिए 2 लोग उसमें क्या थे, एक प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता बिल में भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो कहा उसमें भी तो प्रधानमंत्री और लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं। फिर मामला कहां फंस रहा है, मामला तीसरे सदस्य पे आके फंस रहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक सदस्य जो होंगे वह मुख्य न्यायाधीश होंगे, कहां के, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वह तीसरे मेंबर होंगे। और अभी जो बिल आ रहा है उसमें कौन है, प्रधानमंत्री के द्वारा नामित मिनिस्टर, कैबिनेट स्तर के। अब यहां मामला समझिए, यानी कि 3 लोगों की कमेटी है, 3 लोग मिलकर के तय करेंगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त भारत का कौन होगा। भैया इस 3 लोग में तो एक प्राइम मिनिस्टर है और एक उन्हीं का मिनिस्टर है, तो कैसे माना जाए कि इसमें पारदर्शिता बनी रहेगी, यही प्रश्न आ रहा है। कैसे माना जाए कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष होगा, क्योंकि यहां पर मुख्य न्यायाधीश था तो बहुत अच्छा था, इसी को रख लेते, ये आलोचकों का कहना है। जब आप इस पर आंसर राइटिंग करें तो ऐसा लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये मामला समझ गए, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में कौन कौन मेंबर थे, और जो बिल सरकार लेके राज्यसभा में आ रहे हैं कानून मंत्री, उसमें कौन कौन मेंबर है। मामला क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब जरा हम समझ लेते हैं कि चुनाव आयोग क्या है। अब कहते हैं करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स जो था मैं सब वीडियो में आपको बताता हूं, करंट अफेयर्स यहीं तक था, ठीक है। अब हम आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे। निश्चित तौर पर हमारे लिए जानना जरूरी हो जाएगा कि चुनाव आयोग क्या है। आपको यूपीएससी हो सकता है ना पूछे कि बिल में क्या कहा गया है, यूपीएससी चर्चा में जो टॉपिक रहता है ना उसके इर्द गिर्द कुछ बातें पूछ लेती है, हमेशा से यूपीएससी का नेचर रहा है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिटेल से एनालिसिस करेंगे तो आप यही पाएंगे। तो चुनाव आयोग को हम अब समझ लेते हैं। देखिए कुछ फैक्चुअल जानकारी है, आपको जान लेना जरूरी रहेगा, समझ लीजिए, चूंकि यूपीएससी आजकल प्रीलिम्स में ये सब पूछने लगी है। तो इसकी स्थापना जो है चुनाव आयोग की वह 25 जनवरी 1950 को हुआ है, और यह एक संवैधानिक संस्था है। यानी कि संवैधानिक संस्था कहने का मतलब है संविधान में इसको लेकर के वर्णित बातें हैं, कुछ अनुच्छेद हैं जिसके तहत इन सब चीजों को बताई गई है, और यह संस्था जो है उन्हीं संवैधानिक व्यवस्था के तहत इसका संचालन होता है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद, इसे ध्यान में रखिएगा, संविधान का जो आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 तक में चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। अब यहां पर आप समझ लीजिए 324 से लेकर के अनुच्छेद 329 तक आपके लिए होमवर्क है, इसे आप डिटेल से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि छोटे से लेक्चर में बताना मुश्किल हो जाता है। लेकिन 324 में क्या है, 325 में क्या है, 326 में क्या है, ठीक है। जैसे इसमें रहेगा कि भाई चुनाव कराना है, चुनाव का जितना भी कामकाज है उसकी देखने का है, उस वक्त ये क्या क्या जांच कर सकती है, ये सब इसमें दिया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ऐसे हो सकता है कि जैसे कि मान लीजिए चुनाव आयोग जो है वह लिस्ट बनाती है लोगों के, जो लोग 17 वर्ष के, अब 18 वर्ष के हो गए तो उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ेगा। तो यह भी सब इन अनुच्छेदों में बताया गया है। तो आप डिटेल से इसको एक नोट में कहीं तैयार कर लेना है, ऐसे 324, 325 और ऐसे करके पूरा आपको लिख करके जहां भी नोट्स होगा वहां चिपका लीजिएगा, ताकि पढ़ने में आसानी होगी। अब यहाँ देश में चुनावों को संपन्न कराने की जिम्मेदारी इसको दिया गया है, इन्हीं अनुच्छेदों के द्वारा संपन्न भी कराती है, नियंत्रण भी करती है, ट्रेनिंग भी देती है, सभी चीजों को देखती है, वोटिंग भी कराती है, उसके बाद पूरा जो आप कह सकते हैं कि रिजल्ट डिक्लेरेशन होता है, ये सब। और कहीं गड़बड़ी पाने पर ये एक तरह से न्यायपालिका के रूप में भी थोड़े से काम करने लग जाती है, उन सब चीजों पर बात करेंगे। तो डिटेल से इसलिए मैं कह रहा हूं इस चीज को पढ़ लीजिएगा। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की वर्तमान प्रक्रिया क्या है, जरा उसे देख लेते हैं। देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। अब आपके लिए कंफ्यूजन यहां से क्रिएट होगा, मुझे पता है, ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए अभी की जो प्रक्रिया है यहां मैं लिख देता हूं वर्तमान, अब वर्तमान के आगे ना मैं लिख देता हूं प्रेसिडेंट, ठीक है। अब आप जानते हैं कि यहां पर मामला बिगड़ा था, मामला चला गया था सुप्रीम कोर्ट।
तो सुप्रीम कोर्ट के सामने मैं लिखता हूं कि 3 मेंबर हैं, एक पीएम है, एक लीडर ऑफ अपोजिशन है और तीसरा सीजेआई है। ठीक है, मामला क्लियर है? ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। अभी जो बिल आ गया है राज्यसभा में, इसमें कौन है? पीएम है, दूसरा कौन है? एक मिनिस्टर, कैबिनेट स्तर के मिनिस्टर होंगे, और फिर कौन होंगे? लीडर ऑफ अपोजिशन। मामला क्लियर है? यही तीनों चीजें हैं। यह अभी वर्तमान प्रक्रिया चली आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको खत्म करते हुए कहा कि अभी अब आगे नियुक्ति करेंगे इसके हिसाब से करेंगे, लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है एक बार भी अभी नियुक्ति हुआ ही नहीं है, तो ये प्रोसेस फॉलो में प्रैक्टिस में नहीं आया है। ठीक है, और यहां पर ये बिल जो लाई है राज्यसभा में सरकार, तो उसमें ये चीजें दिया गया है। चलिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। यहां पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है वो सलाह देगी राष्ट्रपति को, उसके आधार पर होता है। और कार्यकाल जो है या तो 6 वर्ष का होगा, या जिनकी नियुक्ति हुई है वह 65 साल की आयु उनकी हो जाए। तो दोनों में से जो भी पहले होगा, कहने का मतलब है या तो 6 वर्ष उनका कार्यकाल जल्दी पूरा हो जाए, या फिर उनकी उम्र 65 वर्ष की हो जाए, उसके हिसाब से होगा। ये मामला समझ गए? सिनॉप्सिस ऐसा ही बनाते हैं। अब देखिए, सिनॉप्सिस आपने बना लिया ना, तो पूरे टॉपिक को आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहां देखेंगे, अच्छा प्रेसिडेंट सलाह पे होगा, सुप्रीम कोर्ट ये, बिल में ये आ गया, मामला खत्म है। तुरंत रिवीजन 1 मिनट में हो जाएगा 4-5 पेजों की चीज को। इसको भी समझना है। चुनाव आयोग की शक्तियां और कार्य को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने पहले भी आपको बताया था 324 से 329। ठीक है, इसी को मैं वहां थोड़ा सा डिटेल से आपको बता देता हूं, लेकिन आपको जैसा मैंने होमवर्क दिया बिल्कुल कीजिएगा। ठीक है, संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करना। परिसीमन आयोग के बारे में मैं लेक्चर ले चुका हूं। परिसीमन आयोग क्या करती है, मोटा मोटी बता देता हूं। वह क्षेत्र बांटती है। ठीक है, लोकसभा का क्षेत्र हो गया, विधानसभा का क्षेत्र हो गया, है ना, कभी भूभाग के आधार पर बांटती है तो कभी जनसंख्या के आधार पर बांटती है। ठीक है, तो इनका यह एक काम है। इसी के आधार पर जैसे भूभाग का निर्धारण करना, इनका निर्वाचन क्षेत्रों का निर्वाचक नामावली तैयार करना और सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना, यानी कि एक लिस्ट यह तैयार करेगी। और योग्य मतदाताओं का पंजीकृत करने का मतलब है, एक योग्यता हो गया कि 18 वर्ष से आप ऊपर हो गए तो आप वोट देने के लायक हो गए। और भी जो भी निर्वाचन आयोग के समक्ष आता है योग्यता के आधार, उसके आधार पर फिर एक वोटिंग लिस्ट तैयार करती है ताकि आप वोट डाल सके। निर्वाचन की तिथि की बात की गई है कि कब चुनाव होना है। आप देखते होंगे कि कभी भी लोकसभा चुनाव होना है या विधानसभा चुनाव होना है तो कुछ दिनों पहले ही डेट का अनाउंसमेंट हो जाता है कि फलाने तारीख को इतने चरण में विधानसभा का, फलाने राज्य में विधानसभा का चुनाव होगा या लोकसभा का चुनाव होगा। ठीक है, समय सारणी का भी निर्धारण कर देती है। नामांकन पत्रों का यह पूरी तरह से जांच पड़ताल भी करती है कि सब चीज सही है कि नहीं। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने का काम भी करती है। जैसे कि मान लीजिए कोई नई पार्टी बनती है, आम आदमी पार्टी नई पार्टी बनी, तो इसको मान्यता मिलेगा तब ये चुनाव लड़ सकती है। तो मान्यता के लिए कहां जाएगी? ये चुनाव आयोग के पास जाएगी। ठीक है, और ये अपना पूरा जो है खाका देगी और उसके आधार पे चुनाव आयोग तय करके इन्हें मान्यता देगा ताकि वो आगे चुनाव प्रक्रिया में शामिल हो सके। और निर्वाचन चिन्ह भी आवंटित करेगी। जैसे इनका है झाड़ू, तो निर्वाचन चिन्ह दिया जाएगा तभी तो आप वोटिंग देंगे। तो यह भी क्या करती है? चुनाव आयोग ही देती है। और निर्वाचन व्यवस्था में कोई भी यदि विवाद हो जाएगा तो उस विवाद की जांच भी ये करेगी, और जांच करने के लिए अधिकारी की जरूरत होगी तो यह अधिकारी की भी नियुक्ति करेगी। और निर्वाचन के समय दलों व उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता भी यही लागू करती है। ठीक है, यदि मान लीजिए कोई राजनीतिक दल है, यह इसमें बिखराव आता है, यह टूट जाती है, तो यदि जो यहाँ पर निर्वाचन चिन्ह है उसको लेकर के विवाद होता है तो यही चुनाव आयोग जांच करती है और यही तय करती है कि जो निर्वाचन चिन्ह दिया गया था वह किस गुट को जाना चाहिए। ठीक है, अभी जैसे आप शिवसेना के स्थिति में देखे होंगे, एकनाथ शिंदे वाले गुट में और वहां पर उद्धव ठाकरे गुट में, तो यहां पर भी इन्होंने तय किया चुनाव आयोग ने।
ठीक है, तो इन चीजों को आप डिटेल से समझ लीजिए। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बहुत सारी सिफारिशें दी गई। उन सिफारिशों को हम समझ लेते हैं कुछ समितियों के माध्यम से। पहला है तारकुंडे समिति। देखिए जो फेमस है ना उसकी हम बात करते हैं। ये 2-3 है और मैं तो आपको से कहूंगा कि ये वाला जो है ना दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग रिपोर्ट 2007 का, इसको तो आप हर कंडीशन में पढ़ लीजिए, क्योंकि यदि आप इसे तैयार कर लेंगे तो पॉलिटी में गवर्नेंस का आंसर राइटिंग करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए, बहुत अच्छा होता है ये। तारकुंडे समिति जो है 1975 का, इसने एक सिफारिश दिया था और इसने सिफारिश देते हुए कहा था कि देखिए यदि आप चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करना चाहते हैं तो उसमें जो सदस्य रखिए समिति में, उसमें प्रधानमंत्री रखिए, लोकसभा के विपक्ष के नेता रखिए और मुख्य न्यायाधीश रखिए। अब जरा आप समझिए कि आपको तारकुंडे समिति जो है याद करने की जरूरत है। मैं पहले ही बता चुका हूं, प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश। ये कहां पर मैंने बताया था? सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा था। तो जो तारकुंडे समिति ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने वही बात कहा था 2 मार्च 2023 को, अभी मैं बताया था। तो देखिए इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको याद करने की जरूरत पड़ेगा नहीं। दिनेश गोस्वामी समिति, एक नई समिति आ गई। अब फिर आपके दिमाग में आएगा इसमें क्या कहा होगा? कुछ नहीं। जो चीज इसमें कहा था दिनेश गोस्वामी समिति ने कहा कि भैया उन्होंने सही कहा था, इसीलिए वही काम कर लीजिए। हर जगह प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता तो हैं ही, यहां पर इन्होंने मुख्य न्यायाधीश को जोड़ा था जो इस बिल में हटा दिया और एक नामित कैबिनेट मिनिस्टर प्रधानमंत्री के द्वारा जोड़ दिया गया। और दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट जो 2007 में पेश की गई थी, आई थी, उसमें कहा गया था कि समिति में कानून मंत्री तथा राज्यसभा के उपसभापति को भी शामिल कर ली जाए। यानी कि ये लोग तो हैं ही, प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं, सीजेआई हैं, आगे बढ़ते हुए कानून मंत्री को भी शामिल कर लीजिए और उसके बाद राज्यसभा के जो उपसभापति हैं उन्हें भी आप शामिल कर लीजिए। तो यह बातें यहां पर की गई थी। अब हम ये समझते हैं कि इस बिल का विरोध क्यों किया जा रहा है, जो कि कानून मंत्री के द्वारा अभी राज्यसभा में लाया गया। विपक्ष इसे संविधान विरोधी कह रही है। विपक्ष का कहना है कि देखिए संविधान में जो इसको कार्य करने की शक्ति दी गई थी, कहीं ना कहीं अभी जो प्रक्रिया लाया जा रहा है निर्वाचन का, उस पर पारदर्शिता पर चोट पहुंचेगा, निष्पक्षता रह नहीं जाएगी। इसको लेकर के विपक्ष यहां पर विरोध कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के आदेश को कमजोर करने वाला और पलटने वाला का भी आरोप लगा है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि 5 जज का एक संवैधानिक पीठ बैठा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक तो पीएम होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा और सीजीआई होंगे। तो ये कह रहे हैं कि आपने बाकी चीज तो रखा, लेकिन यहां सीजीआई को खत्म करके आपने एक मिनिस्टर को डाल दिया। तो आपने क्या किया? जो संविधान पीठ थी उसके जो फैसले हैं उसको आपने कमजोर किया और उसे पलट दिया। तो ये आरोप भी लग रहा है और निर्वाचन आयोग को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। चलिए इसको डिकोड कीजिए। तो इस लाइन को आप इससे क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा। मैं थोड़ा सा बता देता हूं। निर्वाचन आयोग को नियंत्रित करने का मतलब यह है कि देखिए 3 मेंबर यहां पर हैं, जैसा कि मैंने कहा पीएम और मिनिस्टर। तो ये तो एक ही दल के हो गए ना, तो 3 में से 2 लोग तो एक दल के हो गए और लीडर ऑफ अपोजिशन एक हो गया। तो यहां पर चलेगी किसकी? जो पार्टी सत्ता में रहेगी, वह जिसे भी नियुक्त करना चाहेगी वह व्यक्ति नियुक्त हो जाएगा चुनाव आयुक्त के रूप में। तो फिर वह व्यक्ति यदि सरकार के द्वारा मनपसंद व्यक्ति नियुक्त होगा तो जरा सोचिए वह किसके हिसाब से काम करेगा। वो अपने कामकाज के माध्यम से किसे लाभ पहुंचाना कोशिश करेगा? जो दल सत्ता में होगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि यहां पर नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि फिर निष्पक्ष नहीं रह जाएगी चुनाव आयोग। और निश्चित तौर पर अगर चुनाव आयोग जो है वह निष्पक्ष नहीं होगा तो चुनाव की जो प्रक्रिया है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश के लिए चुनाव सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, तो कहीं ना कहीं भारत का लोकतंत्र का जो एक पिलर है उसे कमजोर करने की कोशिश की जाएगी और वह निष्पक्षता पर असर पड़ेगा। ठीक है, और यहां पर वही बात है कि नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया जो है वह सरकार के हाथ में होगा, क्योंकि 3 में से 2 मेंबर तो सत्ताधारी दल के होंगे। इसीलिए कहीं ना कहीं चलेगी उन्हीं की ही। वो जिस भी व्यक्ति को चाहेंगे उस व्यक्ति को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाएंगे, अन्य चुनाव आयुक्त बना करके उन्हें पद पर बिठाएंगे और संभव है कि वह लोग फिर उनके हित में काम करने लग जाए। तो यह पूरा यहां पर एक चिंता का विषय निश्चित तौर पर है। अब यह संभावित प्रश्न इसी टॉपिक से है, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इसका मैं जवाब नहीं दूंगा, जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ध्यान से पढ़ते हैं। चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान से
एक एक वर्ड को, जब तक पूरा क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाना है ना, सांस रोकना नहीं है। चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ऐसा नहीं पढ़ लेना, सही नहीं है। पुछल्ले शब्द पे ध्यान देना है, जोर देना है कि क्या है, क्योंकि पूरे 100 क्वेश्चन प्रीलिम्स में जब आप करेंगे ना, टेस्ट सीरीज ही लगा के देखिए, आप पाएंगे कि आप 3-4 प्रश्नों को इसलिए गलत कर लेते हैं जानते हुए, क्योंकि आप हड़बड़ी में थे, आप प्रेशर में आ गए, स्ट्रेस में आ गए, आपने सही से पढ़ा नहीं, गलत कर लिया। तो इसे दूर करना है। यह एक वैधानिक संस्था है, वर्ड पे ध्यान देना है। मैंने क्या लेक्चर में बताया है और यहां क्या लिखा हुआ है प्रश्न में, ध्यान देना है। यह एक वैधानिक संस्था है, ध्यान रखना है, जो देश में चुनावों को संपन्न कराती है। सही या गलत आप तय कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है। यह आपका होमवर्क भी था, देख लीजिए सही है गलत। यह राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है तथा उन्हें निर्वाचन चिन्ह आवंटित करता है, देख लीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया की समान प्रक्रिया द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। यह भी आपका होमवर्क है, इसे आपको पढ़ना है और फिर आंसर निकाल के आपको कमेंट बॉक्स में भी लिखना है। तो ये 4 स्टेटमेंट दिया गया है, इस 4 स्टेटमेंट में से जो सही नहीं है वह आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइए। आप में से लगातार जो है बहुत सारे लोग, मैं तो आप कहूंगा कि 96-97% लोग जो है सही जवाब देने लगे हैं, जबकि इस बीच में क्या हुआ है कि मैंने क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ा दिया है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि आप लोग और एफर्ट लगा के पढ़ रहे हैं और सही जवाब भी दे रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग तो टॉपिक भी सुझाए हैं, हमने टॉपिक नोट कर लिया है, उचित समय देखते हुए जैसे ही वो करंट अफेयर्स में मुद्दा आएगा आपको हम उस टॉपिक पे वीडियो ला देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देर कर रहे हैं, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक सूचना मिल सके। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर दूसरे वीडियो में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।